खुशामदीद। सुबह के 8:35 हुआ चाहते हैं। आपने ट्यून इन किया है गुलिस्तान न्यूज और आप इस वक्त देख रहे हैं जी मॉर्निंग शो सलाम जेके। मैं हूं आपका मेजबान इशफाक गौहर और बुधवार और उसके साथ साथ हस्बे वादा जब आपके सामने इस प्रोग्राम के जरिए से आते हैं तो कोशिश हमारी ये रहती है कि जनाब आपको न सिर्फ जम्मू कश्मीर से मुंसलिक खबरों से आरास्ता किया जाए, आपको बताया जाए कि क्या कुछ खबरें चल रही हैं, बल्कि मुल्की सतह पर जो सियासत चल रही है उस पर भी हमारी नज़र रहती है और बिलमुकामी सतह पर भी हमारी नज़र रहती है और आपको पल पल का अपडेट हर दिन करते हैं। सुबह सुबह 10 बजे तक आप इस ट्रांसमिशन को देखते हैं और जब आप इस ट्रांसमिशन को 10 बजे तक देखते हैं तो आपकी मोहब्बत और आपकी आरा हम तक ज़रूर आती है, चाहे वो फ़ोन कॉल्स के ज़रिए से हो या सोशल मीडिया साइट फेसबुक जहां पर आप अभी बराह रास्त हमारी नशरियात को देख सकते हैं, यूट्यूब जहां पर आप वक्फे वक्फे से इस नशरियात को देख सकते हैं, उसके साथ साथ ट्विटर, इंस्टाग्राम, क्रू और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर लॉगिन करके जब आप आते हैं तो आप न सिर्फ वादी के हालात पर तबसरा करते हैं, प्रोग्रामों पर भी तबसरा करते हैं जो हमारे लिए इंतहाई अहम होता है। आप तबसरा करते रहें, प्रोग्रामों की खामियों को ढूंढते रहे, क्योंकि तनकीद बराए तामीर जब होता है तो उससे ये फ़ायदा होता है कि हर दिन एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई उम्मीद के साथ और एक नई किरण के साथ हम आपके सामने आते हैं कि कल की गलती आज ना हो। और लेकिन आप माहिर उस्ताद हैं, आप कहीं ना कहीं हमारी चूक को पकड़ ही लेते हैं और वो पकड़ते रहिएगा, अपडेट करते रहिएगा। वक्त हो गया है कि आपको बताते चले कि माजी में आज के दिन क्या कुछ हुआ है और माजी की याद को ताज़ा हर दिन की तरह कराएंगे मेरे साथी आसिफ रशीद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खुशामदीद, सुबह खैर। प्रोग्राम सलाम जेके आप देखना शुरू कर चुके हैं। 8:38 हुआ चाहते हैं। प्रोग्राम का आगाज आज भी तय फॉर्मेट से करेंगे। खास क्या है हिस्ट्री ऑफ द डे में वो सबसे पहले आपको बताते हैं, क्योंकि आज अप्रैल की 20 तारीख है और हिस्ट्री ऑफ द डे की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि आज का दिन जिसे हम याद कर रहे हैं अहम क्यों है। 899 कब्ल मसीह आज का दिन था अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक, जब चीनी मौरखीन और जो तारीख निगार हैं उनने सूरज ग्रहण का तज़किरा किया। इसके अलावा 1878 में आज ही का दिन था जब बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश हुई। 20 अप्रैल 1878। 1946 में आज ही के दिन अक़वाम मुत्तहिदा की पेशरो लीग ऑफ नेशंस को तहलील कर दिया गया। 20 अप्रैल को यह फैसला लिया गया। इसके अलावा 1777 में न्यूयॉर्क ने एक आज़ाद रियासत के तौर पर एक नया आईन अपनाया। 20 अप्रैल 1777 को। 1953 में आज ही के दिन कोरिया और अक़वाम मुत्तहिदा की अफवाज के दरमियान बीमार जंग कैदियों का तबादला हुआ। जो जंगी कैदी थे, बीमार थे, वो एक दूसरे के हवाले कर दिए गए। 1997 में इंदिरा कुमार गुजराल भारत के 12वें वज़ीर आज़म बने और 1997 और 98 में उन्होंने मुल्क की बागडोर संभाली। साल 2006 में भारत ने तजाकिस्तान में अपने पहले गैर मुल्की फौजी अड्डे के क़याम का ऐलान किया। ऑफिशियल अनाउंसमेंट 20 अप्रैल साल 2006 को हुई थी कि भारत तजाकिस्तान में अपना यानी गैर मुल्की अगर कहीं पर फौजी अड्डा बनेगा तो तजाकिस्तान की सरजमीन पहली ऐसी जमीन थी जहां पर 2006 में यह फैसला लिया गया। इसके अलावा 1745 में आज यानी 20 अप्रैल के दिन फ्रांसीसी तबीब और मौलजाती नफ्सियात का बानी फिलिप पाइनल पैदा हुआ था और आज के दिन साइंसी दुनिया से वाबस्ता साइंसदान या फिर जो उनकी खिदमात रही हैं और जिस फील्ड में रही हैं उस फील्ड से जुड़े हुए तमाम लोग आज के दिन उन्हें याद कर रहे हैं। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में अहम पॉइंट्स थे जो आज के दिन के हवाले से थे। 20 अप्रैल को क्या कुछ हुआ है, लेकिन अब बाकायदा प्रोग्राम का आगाज करेंगे और आज शुरुआत जम्मू कश्मीर से करेंगे। यूनियन टेरिटरी के अंदर दिन भर क्या कुछ रहने वाला, इंतजाम के कुछ फैसले, अवामी तासुरात और आगाज आज भी यूटी जम्मू कश्मीर से। चलिए जनाब, शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खबरों से और बात जरा कुछ दिन पहले की है, कुछ हफ्ते को बल्कि कुछ महीने पहले की है, जब वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था और उस दौरे के दौरान श्रीनगर एयरपोर्ट पर एक बार फिर श्रीनगर शारजा के लिए परवाजों को हरी झंडी दिखाई थी, जिसके बाद जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लेकर आम आदमी ने राहत की सांस ली थी। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि श्रीनगर से शारजा की बराह रास्त परवाज मुअत्तल कर दी गई है। और ये परवाज मुअत्तल क्यों हुई है
इसके पीछे अगरचे सरकारी तौर पर अभी कोई बड़ी बात और वजह नहीं बताई गई है, लेकिन जो जराया हमें बता रहे हैं, जो खबर हमें श्रीनगर ब्यूरो और दिल्ली से समझ आ रही है वो ये है कि श्रीनगर से शारजा की बराह रास्त परवाजें मुअत्तल कर दी गई हैं, क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान यानी भारत और दुबई के दरमियान, यूएई के दरमियान जो एयर बबल एग्रीमेंट था वो एयर बबल एग्रीमेंट इख्तिताम पजीर हुआ है और दोनों मुल्कों के बीच में जो नया मुआहिदा होना था जिसके तहत श्रीनगर से बराह रास्त परवाज दुबई के लिए जाती, शारजा के लिए जाती, उसके लिए एक बाज़ाब्ता तौर पर एक मुआहिदा होता है, वो मुआहिदा अभी तक नहीं हुआ है, जिसकी वजह से परवाज को रोक दिया गया है। नंबर एक तो ये बात सामने आ रही है। और दूसरी बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये भी आ रही है कि एयरलाइंस को इसलिए भी ग्राउंड करना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से फिजाई हदूद की पाबंदियों की वजह से परवाज मुआशी तौर पर नाकाबिले अमल पाई गई, जिसकी वजह से इसको रोक दिया गया है। ये दूसरी वजह बताई जा रही है। एक वजह यह है कि पाकिस्तान ने एयर स्पेस दिया नहीं, दूसरी बड़ी अहम वजह यह है कि एयर बबल एग्रीमेंट जो जब कोविड हुआ था बैनुल-अक़वामी परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी गई थी और उसके बाद एयर बबल एग्रीमेंट एक चला कि किस मुल्क के साथ हमारी परवाज आएगी, कौन आएगी, कब आएगी, कैसे आएगी, उस पर गुफ्तगू हुई थी और फिर ये एयर बबल एग्रीमेंट जो है वो ख़त्म हुआ और फिर ये मामला अब सामने आया है कि फ़िलहाल ये जो परवाजें चल रही थी हमारे यहाँ से श्रीनगर से शारजा डायरेक्ट फ्लाइट जो थी इसको रोक दिया गया है। और ये रुकावट जो सामने आई है ये इसलिए भी आई है क्योंकि बायलैटरल एग्रीमेंट जो होना चाहिए था, जो बायलैटरल राइट्स होने चाहिए थे परवाज कंपनियों के, जो भी परवाज कंपनी हो उनके लिए एक इख्तियार होता है, वो इख्तियार अभी उन्हें नहीं मिला है। तो याद रखिएगा अमित शाह साहब ने गो फर्स्ट श्रीनगर शारजा फ्लाइट को 23 अक्टूबर को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया था और अब खबर हम आपको बता रहे हैं कि वो हरी झंडी जो दिखाई गई थी उस पर लाल झंडी भी आ गई है और ये परवाजें जो हैं वो रुक गई हैं। ये तो एक बात है। अब जब हम इसको और खंगालने की कोशिश की तो पता लगा कि जो दो मुल्कों के बीच में मफाहमतनामा होना चाहिए था उसके तहत इंटरनेशनल फ्लाइट जब दूसरे मुल्क में जाती है तो दोनों मुल्क आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं, एयर सर्विस एग्रीमेंट जिसको कहते हैं, बायलैटरल एयर सर्विस एग्रीमेंट, जिसके तहत ये फैसला लिया जाता है कि कितनी परवाजें आनी हैं, उन परवाजों के अंदर कितनी सीट्स होनी है और क्या ये वीकली बेसिस पर आनी है, डेली बेसिस पर आनी है। उसके बाद ही जब दो मुल्क इसका एमओयू साइन करते हैं तो उसके बाद वो राइट्स जो हैं वो मिल जाती है परवाज कंपनियों को, जितनी भी परवाज जो हवाई जहाज की कंपनियां हैं उन्हें दी जाती है और उसके बाद वो उस शेड्यूल को फॉलो करते हैं जो सरकारी शेड्यूल होता है। तो फिलहाल वो शेड्यूल हमारे हाथ में नहीं है, जिसकी वजह से एयर बबल एग्रीमेंट खत्म होने के बाद अब फिलहाल श्रीनगर से शारजा के लिए फ्लाइट कर भी रोक लगी है। एक तो ये खबर और दूसरी खबर ये इसके साथ कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के जरिए श्रीनगर शारजा परवाज शुरू करने के महीनों बाद अब इसे मुअत्तल कर दिया गया। क्यों मुअत्तल कर दिया गया? दूसरी बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान की जानिब से फिजाई हदूद की पाबंदियों की वजह से यह परवाज माशी तौर पर नाकाबिले अमल पाई गई थी, जिसके बाद श्रीनगर हवाई अड्डे से जो इस परवाज को रोक दिया गया है। तो ये दो बुनियादी वजह हैं जी जो हमारे सामने आ रही है। और आपको याद होगा कि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो याद रखिएगा उमर अब्दुल्ला ने पहले ही इस पर सवाल उठाए थे और कहा था कि जनाब आपने ग्राउंड होमवर्क नहीं किया, क्योंकि माजी में भी इस तरीके की कोशिश की गई और बाद में ये हुआ नहीं। बहरहाल इस वक्त हमारे पास दो बड़ी वजूहत आ रही है, एक पाकिस्तान का ना करना, मना कर देना और दूसरा एयर बबल एग्रीमेंट खत्म होकर जो नया एग्रीमेंट होना चाहिए था वो नहीं था, जिसकी वजह से बराह रास्त असर जो है वो श्रीनगर एयरपोर्ट पर पड़ा। अब श्रीनगर एयरपोर्ट की अहमियत आज के दिन में क्या है तो ये याद रखिएगा कि सरकार ने चंद महीने पहले श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इंतहाई अहम एयरपोर्ट करार दिया था और बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी की थी, जिसके बाद डेवलपमेंट काम श्रीनगर और जम्मू एयरपोर्ट पर काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ाया गया था। लेकिन अब जब ये सारी चीज़ें एक के बाद एक हो रही थी, लेकिन बुरी खबर जो इस वक्त सामने है वो ये है कि परवाजें फिलहाल रोक दी गई हैं और सबकी नज़रें अब मरकजी हवाबाजी की वजारत पर है कि वो एग्रीमेंट कब करती है और ये बायलैटरल एग्रीमेंट आने के बाद श्रीनगर से दोबारा ये सर्विस कब शुरू होगी। चलिए, श्रीनगर एयरपोर्ट के हवाले से बात हो रही है तो एक और खबर एयरपोर्ट से जुड़ी आपको बताते हैं, चूंकि जहां पर बुरी खबर यह है कि डायरेक्ट परवाजें जो है वो मुअत्तल करने का फैसला लिया गया है 23 अक्टूबर के बाद। 2022 में अप्रैल के महीने में यह फैसला होता है और विद इन 5-6 महीने के दौरान चीज़ें खत्म हो जाती है। लेकिन अब जाकर श्रीनगर एयरपोर्ट पर जो मुसाफिर पहुंचते हैं उनके लिए थोड़ी सी राहत की खबर यह है
कि वो अब दिन के मुकाबले रात में भी ज्यादा परवाजों के जरिए अब वो श्रीनगर या श्रीनगर से बाहर आसानी से सफर कर सकते हैं। क्योंकि मरकज ने चंद माह कबल जो अहम एयरपोर्ट श्रीनगर हवाई अड्डे को भी करार दिया था, उस लिस्ट में शामिल किया था, तो उस वक्त कहा था कि श्रीनगर हवाई अड्डे पर नाइट पार्किंग की सहूलियात का आगाज होना चाहिए। बहुत सारी परवाजों की जो कंपनियां हैं जिनमें गो फर्स्ट एयर भी थी, उनकी तरफ से भी ये मुतलका हुकाम से कहा गया था कि वो रात के वक्त में परवाजें चलाना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें इजाजत इस बात की चाहिए कि क्या वो रात के वक्त में श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद यहां स्टे कर सकेंगे और सुबह अगर जल्दी के वक्त में वो निकलना चाहे तो क्या ये फैसिलिटी उन्हें प्रोवाइड की जाएगी। तो अब बिलाखिर ये फैसला लिया गया है, जहां पर श्रीनगर हवाई अड्डे पर आज का दिन अहम है, जहां एक तरफ बराह रास्त शारजा जाने वाली परवाजों को रोका गया, लेकिन नाइट पार्किंग की जो सहूलत थी वो आज से दस्तयाब होगी। और गो फर्स्ट एयरलाइन जब पहली परवाज लेकर यहां रात के वक्त में जाएगी तो पार्किंग की सहूलत और रात को रुकने और सुबह जल्दी वहां से वापसी का रास्ता भी उसके पास होगा, यानी एक ऑप्शन के तौर पर इन कंपनियों के पास रहेगा, जहां वो श्रीनगर जाने के बाद स्टे रात भर कर सकते हैं, जो इससे पहले नहीं होता। इसका सीधा मतलब यह है कि जनाब रात देर गए तक अब श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाज आएगी और सुबह अलल सबा वो वापस भी जाएगी। नहीं, रात को जो परवाज आएगी वो रात को स्टे कर सकती है एयरपोर्ट पर। ये आज तक हमारे पास फैसिलिटी नहीं थी, अब ये फैसिलिटी प्रोवाइड हो गई है, क्योंकि एयरपोर्ट का काफी काम जो है वो चल रहा है। और उस काफी काम के बीच ये बड़ी बात जो थी कि रात देर के जो परवाज आएगी, जो 8-9 बजे कोई परवाज आए, 10 बजे भी कोई परवाज है, क्या वो रात को ही वापस आए, तो वो रात को रुकेगी और सुबह अलल सबा जाएगी। जिससे क्या होगा कि जो लोग सुबह सुबह निकलना चाहते हैं वो निकल सकते हैं, रात देर गए आना चाहते हैं वादी कश्मीर में आ सकते हैं। और ये फैसला तब लिया गया जब टूरिस्ट फुटफॉल जो है वो वादी कश्मीर और जम्मू के कई इलाकों की ओर बढ़ रहा है। तो ये फैसिलिटी आने से कहीं ना कहीं सूरत हाल मजीद बेहतर हो सकती है। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि मरकजी हुकूमत ने नवंबर लास्ट ईयर में श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डिक्लेयर किया था जी मेजर एयरपोर्ट के तौर पर। ये उसके जो एक्सरसाइज पावर किया गया था सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2008 के तहत, और फिर नोटिफिकेशन एक बाज़ाब्ता तौर पर जारी किया गया था जिसके तहत डिक्लेयर किया गया एयरपोर्ट श्रीनगर को मेजर एयरपोर्ट यानी अहम एयरपोर्ट। और उसी का यह नतीजा है कि पहले हमने देखा कि चार्टर फ्लाइट्स और हेलीकॉप्टर्स को नाइट पार्किंग की फैसिलिटी दे दी गई, और उसमें यह कहा गया कि आप 50% आपकी रियायत होगी, यानी कंसेशन आपको 50% दिया जाएगा। और आज का दिन इंतहाई अहम इसलिए श्रीनगर एयरपोर्ट के लिए है क्योंकि आज से बाज़ाब्ता तौर पर नाइट पार्किंग की फैसिलिटी वहां पर लगेगी। और नाइट पार्किंग की फैसिलिटी की सबसे पहली जो शुरुआत है वो आज होगी। और बाज़ाब्ता तौर पर निजी कंपनी ने जो दरख्वास्त दी थी उस दरख्वास्त को मान लिया गया है और आज से बाज़ाब्ता तौर पर ये फैसिलिटी वहां पर शुरू होगी। और माना जा रहा है कि इससे कहीं ना कहीं फायदा होगा जी सयाहत को। अब ये सिर्फ सयाहत के शोबे को अगर आप छोड़ देंगे, उसके बाद बगैर भी जम्मू कश्मीर के जो बाशिंदे हैं, जो रहने वाले हैं, या वो लोग जो कारोबार के हवाले से श्रीनगर जाते हैं और शाम को वापस जाना चाहते थे और उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं थी, अब उनके लिए भी एक अच्छी फैसिलिटी होगी कि सुबह अलल सबा आप आइए, रात को देर गए अपना काम करके वापस भी जा सकते हैं, आपको नाइट स्टे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे एक नेक शगुन और फाल माना जा रहा है श्रीनगर एयरपोर्ट के लिए। पहली खबर अच्छी नहीं है, दूसरी खबर पॉजिटिव डेवलपमेंट के साथ हमने आपके सामने रख दी है। अब जरा तीसरी अहम खबर की ओर आते हैं, और यह खबर इंतहाई अहम इसलिए है, आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर इंतजामिया ने, मरकजी हुकूमत और रियासती इंतजामिया ने वक्फ बोर्ड को अरसर नौ तश्कील दिया और वक्फ काउंसिल को भी जम करते हुए सिर्फ एक ही बोर्ड बनाने की बात कही थी। लेकिन अब हमारे पास इत्तला यह है कि जम्मू कश्मीर में शिया वक्फ बोर्ड बन सकता है। बड़ी इत्तला हम आपको दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में शिया वक्फ बोर्ड बनाने के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। जराए से हमारे पास खबर है, क्योंकि वक्फ जो शिया वक्फ अमलाक है उनकी फरिश्तों को तरतीब देना, तहरीर करना और उनकी वो जो कलेक्शन करना, उस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर सरकारी इंतजामिया हरकत में आई है। और अगर आप सिर्फ एक जिले की, जहां तक मैं मिसाल के तौर पर आपको बात बता दूं, तो एक डिस्ट्रिक्ट जो जिला बड़गाम है वहां के तकरीबन 8 से 9 रेवेन्यू अफसर उनको यह हुक्मनामा जारी कर दिया गया है कि शिया वक्फ अमलाक की बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन की जाए, उनके फरिश्तें जो है वो तैयार की जाए। ये तैयार क्यों की जा रही है, जो हमें जराया से खबर है वो ये है कि जम्मू कश्मीर में
अब इलाहिदा तौर पर शिया वक्फ बोर्ड बन सकता है। मुल्क की कई रियासतों के अंदर इलाहिदा शिया वक्फ बोर्ड है और जम्मू कश्मीर के अंदर भी पिछले कई महीनों से इस तरीके की सुरगुहाट थी, इस तरीके की आवाजें आ रही थी कि वक्फ बोर्ड जो है वो अलहदा बन सकता है। हमारे पास जो इतलात आ रही है वो ये है कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ACR रेवेन्यू जो बडगाम के हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर 9 ऐसे तहसीलदार हैं जो उनके मातहत हैं, उन्हें कह दिया गया है कि वो रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट हैं, यानी जो इन इमला की हकीकत है उसके बारे में बाज़ाब्ता तौर पर इंतजामिया को वो सामने वो सारी डॉक्यूमेंटेशन लाए। अब किन किन लोगों को यह ऑर्डर जारी किया गया, जो हमारे पास इतलात है, जिला बडगाम के से तहसीलदार बडगाम को हुक्मनामा चला गया है। खान साहब चाडूरा, चार शरीफ, बीकेपोरा, नारबल, मागाम, बीरवा और खाग, इनसे कहा गया कि रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट जो है डिक्लेरेशन ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ शिया वक्फ प्रॉपर्टीज, जो उनके रेवेन्यू डॉक्यूमेंट में शिया वक्फ प्रॉपर्टीज है, उनकी सारी डिटेलिंग जो है वो जनाब सामने रखी जाए। इसमें क्या डिटेलिंग होगी जी? शिया वक्फ प्रॉपर्टीज को रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट जो आपका है, मिसली हकीकत एक डॉक्यूमेंट ये है जी, तीसरा डॉक्यूमेंट है अक्षय शजरा, ये चौथा डॉक्यूमेंट है। और सरकार ने इन्हें साफ कर दिया है कि ये जनाब सारी चीजें जो है वो नोटिफाई की जाए ताकि सरकार इसको आगे काम करे। अब आगे क्या काम करना होगा, ये बड़ा सवाल है। तो यही यहां पर सवाल पैदा होता है, क्या जम्मू कश्मीर के अंदर अलहदा शिया वक्फ बोर्ड बन रहा है? तो जराया हमारे इस बात की दबे अल्फाज में जरूर तस्दीक कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के अंदर अलहदा शिया वक्फ बोर्ड बन सकता है। इधर जम्मू से भी यह इतला है कि जम्मू के भी कई जिला तरक्याती कमिश्नरों और ACRs ने इसी तरीके के हुक्मनामे को जारी किया है, जहां जहां पर शिया वक्फ इमलाक है, ताकि उनकी प्रॉपर नोटिफिकेशन हो, ताकि वो पता लगे कि कहां पर कितनी प्रॉपर्टी है। इधर जो अब शिया उलमा है या शिया वक्फ जो एसोसिएशंस हैं या जो अंजुमने हैं, इदारे हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, उनका मिला जुला रद्द-ए-अमल है यहाँ पर। और ये माना जा रहा है कि ये मिला जुला रद्द-ए-अमल इसलिए है, ना वो खुलकर इसकी मुखालफत कर पा रहे हैं और ना ही वो खुलकर इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, मिला जुला रद्द-ए-अमल है। लेकिन जरूर हमारे पास एक बयान जो पढ़ने को मिला वो आगा सईद हसन अल-मौसवी अल-सफ़ी का है, जो सदर है अंजुमन शरीशिया बडगाम के। उनका मानना है कि जनाब अकाउंटेबिलिटी के लिए वो हमेशा तैयार रहे हैं, सरकार जिस तरीके से भी अकाउंटेबिलिटी पैदा करना चाहती है वो तैयार है, लेकिन रिलीजियस सेंटिमेंट्स को किसी भी तरीके से हर्ट ना किया जाए, ये उनकी एक बात रखी गई है। और इसी तरीके से इमरान रजा अंसारी साहब जो शिया एसोसिएशन के सदर है, उनका भी एक बड़ा चंक है, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर जिस तरीके से ये किया जा रहा है इसको खुशामदीद भी कह रहे हैं और सवालात भी उठा रहे हैं। तो कुल मिलाकर मिला जुला रद्द-ए-अमल यहां पर है, लेकिन खबर यह है कि एक अलहदा वक्फ बोर्ड बन सकता है, शिया वक्फ बोर्ड ऑन कार्ड्स है, किसी भी दिन इसकी अनाउंसमेंट जम्मू कश्मीर से की जा सकती है। चलिए, इंतजामिया के फैसलों की बात हो रही है तो मजीद आगे बढ़ते हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करते हैं। चूंकि सिर्फ कुछ दिनों का वक्त बचा है, जब 21, 22 और 23 तारीख खत्म होगी, 24 दोपहर को वज़ीर आज़म जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे और ये सबसे बड़े और अहम दौरों में से साल 2022 के माना जा रहा है, जहां पर वज़ीर आज़म जम्मू पहुंचेंगे। और उससे पहले इंतजामिया की तरफ से कमर कस ली गई है, जहां सिक्योरिटी इदारे इस वक्त तमाम इलाकों के अंदर चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती को यकीनी बना रहे हैं। वहीं खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर उस मकाम पर पहुंचे जहां रैली में लाखों लोग वज़ीर आज़म को सुनेंगे, ये भी कहा जा रहा। और इस रैली का हिस्सा बनने वालों के लिए जो इंतजामात अभी तक हैं और वज़ीर आज़म जहां से खिताब करेंगे, स्टेज के आसपास क्या कुछ तैयारियां रही, उसका अज खुद जायजा जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा की तरफ से लिया गया। इस बीच डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो मरकजी टीम के साथ मुसलसल उस मकाम पर थे, सोलर प्लांट को रिकॉर्ड 20 दिनों के अंदर मुकम्मल करने का दावा भी किया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर की इस चीज पे भी नजर है कि एक तरफ सिक्योरिटी इदारे मोहतात हैं, सिक्योरिटी चेक्स बेहतर है, लेकिन साथ ही सिविल इंतजामिया पर कहीं सवाल ना उठे, बेहतर तरीके से इंतजामात हो, सिटिंग अरेंजमेंट्स हो वज़ीर आज़म को समाअत करने के लिए। और जिन इक्विपमेंट्स का, जिन लाउड स्पीकर्स का, जिन बाकी चीज़ों का इस्तेमाल होगा वो इंतजामिया की जिम्मे है, इसलिए सबकी नजरें वहां पर हैं। लेकिन इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से ये भी जानकारी दी गई है, जहां हमने आपको पहले ही प्रोग्राम में कहा था कि रेड क्लिफ पावर प्रोजेक्ट समेत दीगर कई ऐसे मंसूबे हैं जिनका खुद वज़ीर आज़म एक तो इफ्तिताह चंद एक मंसूबों का करने वाले और कुछ का संगे बुनियाद भी रखेंगे। लेकिन वज़ीर आज़म इस मौके पर 100 के करीब जन औषधि केंद्रों का भी इफ्तिताह करने वाले हैं, जो LG मनोज सिन्हा की तरफ से दिया गया है। बल्कि जब ये खुलेंगे यूटी के अंदर, ये अवाम के नाम वक्फ किए जाएंगे, शुरुआत इसकी वज़ीर आज़म के हाथों होगी, एक ये बात कही गई है। दूसरी बड़ी बात मिलिटेंसी के हवाले से या मौजूदा या जो हालिया हमले वादी कश्मीर में या
जम्मू सूबे के साथ लगने वाले इलाकों के अंदर हुए हैं, उस पर भी मनोज सिन्हा ने रिएक्ट करते हुए कहा कि मौजूदा वक्त में टारगेट किलिंग सिर्फ इसलिए हो रही है चूंकि चंद एक बचे कुचे मिलिटेंट इस वक्त फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और इसका नतीजा यह है कि वो अकलियतों पर या फिर गैर मकामी या बाकी लोगों पर ये गुस्सा निकालने की कोशिश है। इस सारी चीज से डील करने के लिए तमाम इदारे मोहतात हैं, बिलखुसूस सिक्योरिटी अमरनाथ यात्रा से कबल हो या अमरनाथ यात्रा को लेकर हो, तैयारियां तमाम बड़ी की जा रही हैं। लेकिन वज़ीर आज़म के दौरे से कबल जब सिविल इंतजामिया भी तैयारियों का जायजा ले रही थी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मजीद क्या कुछ कहा। कई अहम मंसूबे हैं जो इस बार हाथ में हैं और वज़ीर आज़म के हाथों उनका इफ्तिताह होना है और कुछ का संगे बुनियाद रखा जाएगा। देश में परंपरा रही है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाने की। हम सभी लोग आभारी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को यह अवसर प्रदान किया है और प्रशासन ने मिलकर के तय किया और बाकी चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने भी कि पल्ली एक पंचायत हो सकती है, तो पल्ली में कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी का है और मुझे लगता है कि प्रशासन ने काफी मेहनत से सारी व्यवस्थाओं को ठीक ढंग से इंतजाम दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि न भूतो न भविष्यति प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम और आप लोगों का भी बड़ा सहयोग है। मैं आपका आभारी हूं कि जो बचा हुआ से समय है जनता को मोबिलाइज करने में आप भी हमारा सहयोग करिए ताकि उस दिन में अच्छी मिठाई आप लोगों को उस दिन ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी होगी। ग्राउंड ब्रेकिंग और 1 लाख से ज्यादा लोग बीजेपी के मुताबिक कि इस वक्त तैयारियां हैं, लोग रैली में जुटे और साथ ही 30,000 के आसपास वो लोग होंगे जो मुख्तलिफ अजला के अंदर अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, पंच सरपंच समेत। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का बॉडी लैंग्वेज कह रहे हैं कि जनाब आप इंतजार कीजिए, एक बड़ा ऐलान होगा। अब ये बड़ा ऐलान क्या होगा, यहां पर उन्होंने काफी वो सस्पेंस कर दिया और बड़े खुले जहन से उन्होंने कहा कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए जी, वज़ीर आज़म साहब आएंगे, एक बड़ा ऐलान करेंगे। और वो बड़ा ऐलान क्या हो सकता है, इस पर चिमेगोइयां काफी चल रही हैं। कुछ लोग इसको तरक्याती मंसूबों के साथ जोड़ रहे हैं, कुछ लोग इसको रोजगार के साथ जोड़ रहे हैं और कुछ लोग इसको जो इन्वेस्टमेंट होने जा रही है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जिसको कह रहे हैं उससे भी जोड़ रहे हैं। तो लेट अस होप सो कि 26 तारीख को जब वज़ीर आज़म साहब आए तो कुछ बेहतर लेकर आए और जो लगातार नौजवानों की उम्मीदें हैं मरकज की हुकूमत के साथ उस पर वो खरे उतरे। लेट अस होप सो ये ऐसा कुछ हो। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा रजौरी की करते हैं फटाफट से आपके सामने, क्योंकि रजौरी से इस वक्त की खबर आ रही है कि रात देर गए रजौरी के अंदर जोरदार धमाका हुआ है। पुलिस ने अगर जिसे मिस्टीरियस ब्लास्ट से ताबीर किया है, लेकिन इस धमाके के अंदर कुछ लोगों के जख्मी होने की इतलात भी सामने आ रही है। सरहदी जिला राजौरी के अंदर जहां पर कोटरंगा इलाके में पुरअसरार धमाका हुआ है और 2 लोग जख्मी हुए हैं। दोनों का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से नहीं है, ये बाहर से हैं और मियां बीवी हैं जो इस हादसे में जख्मी हुए हैं। रात 1 बजे के करीब बताया जाता है कि हादसे के बाद मेडिकल कॉलेज राजौरी इन दोनों को जख्मी हालत में पहुंचाया गया, लेकिन हालत मुस्तहकम बताई गई है। अब यह है कि ये वो इलाका है जो पिछले 1 महीने से काफी सुर्खियों में है, सिर्फ धमाकों की वजह से। इस इलाके के अंदर इससे पहले 26 मार्च को धमाका हुआ, पुलिस स्टेशन के करीब 2 धमाके हुए और अब जाकर बैरून रियासत से आए मियां बीवी उस वक्त जख्मी हुए जब उनके खेमे के साथ जो आर्जी खेमा उनने लगाया था वहां पर धमाका। राजौरी के अंदर सिर्फ 1 महीने के यानी 30-35 दिनों के अंदर कुल मिलाकर 3 मुख्तलिफ धमाके हुए हैं और इस तरह के हादसात में अगरचे कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन खौफ और दहशत जरूर है कि इस तरह के धमाके उस रिहायशी इलाके के अंदर जहां मामूल के मुताबिक सरगर्मियां होती हैं, बड़ी तादाद में लोगों की आवाजाही होती है, नकलो हरकत होती है। अब ये तस्वीरें रात देर गए की हैं। 1 बजे के करीब इन सभी लोगों को जो जख्मी 2 थे इनको पहुंचाया गया, जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से नहीं। लेकिन चश्मदीद क्या कहते हैं, हमारे नुमाइंदे ने डॉक्टर से भी बात की, उनकी बात भी आपको सुनाते हैं। उससे पहले उन लोगों की बात जो इस हादसे से बाल बाल बचे हैं, जो टेंट में मौजूद थे और अचानक धमाका होता है। हमने फूल वूल बेचते थे, जहाँ बकोरी में रहते थे। 8-9 दिन हो गए हमारे को वहाँ रहने के लिए। हमको इतना पता नहीं था, बिजली ऊपर से जैसे धमाका हुआ था, हम खा पी करके और लेट गए थे। इधर उधर से तंबू बंद कर लिया था। हमने कहा आप लेट जाए, बरसात होने लगी, अब इनको कहाँ बाली बच्चन को लेके बाहर बैठेंगे। तो हमने जब लेट गए थे, इतने में जैसे लेटे थे और कोई सोया था कोई नहीं सोया था, बस इतने में पता नहीं क्या हो गया सर, पता नहीं लगा हमारे को। साहब अपने अपने टेंट पे हो गए, उसके बाद पे धमाका हुआ, ऐसा धमाका हुआ कि पता नहीं लगा क्या कैसा हुआ साहब। तो सबका टेंट सब ऐसा उड़ गया जैसे कोई तूफान आ गया हो। आपके घर में कोई गैस सिलेंडर? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, लकड़ी से काम चलता है सर
हमारे पास ना कोई गैस सिलेंडर है साहब, हम अपना लकड़ी बीन करके अपना चूल्हा जलाते हैं सर। जहाँ ये धमाका हुआ झोपड़ी के अंदर धमाका हुआ या बाहर? झोपड़ी के 2 हाथ के बाहर हुआ सर। इस वक्त इंतजामिया की पूरी टीम भी यहाँ पहुंची हुई है, क्योंकि जिस तरह मैं कोटरंका के हवाले से बता रहा हूँ कि ये पहला धमाका नहीं है, बल्कि पिछले महीने की 26 तारीख को भी कोटरंका के अंदर 2 जोरदार धमाके हुए थे, जिसमें कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ था, मगर आज के इस धमाके में जरूर 2 लोग घायल हुए हैं, जिनको इस वक्त मेडिकल कॉलेज राजौरी लाया गया हुआ है। उनका पुरस्कार धमाके में दोनों जख्मी लोगों को इस वक्त मेडिकल कॉलेज राजौरी लाया गया। और इस वक्त हमारे साथ सुप्रिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल राजौरी हैं, डॉक्टर अनीस जी, इनसे जानेंगे क्या हालत है इनकी। सर, जो जख्मी आपके पास लाए गए, इनकी कंडीशन कैसी है इस वक्त? जी, 2 जख्मी जो कोटरंका में कुछ ब्लास्ट हुआ है, उसमें वो यहाँ पर पहुँचे अभी तो तकरीबन 15 मिनट पहले। वो दोनों स्टेबल हैं, कोई क्रिटिकल इंजरी नहीं है, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है। और डॉक्टर्स की टीम, ऑर्थोपेडिशियन और सर्जन वो उनको देख रहे हैं और एक्सरे वगैरह करने के लिए भेज रहे हैं। तो अब जो इस वक्त तक उनकी कंडीशन देखी गई है वो स्टेबल हैं, कोई खतरे से बाहर हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि कैसे। राजौरी से आप सुन रहे थे मेडिकल कॉलेज की रात की तस्वीरें। गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदे वहां पहुंचे थे और तस्वीरें उस इलाके से जो शहर से चंद किलोमीटर की दूरी पर है, बुदल बकोरी का, और मसरूफ तरीन इलाकों में इस इलाके का शुमार होता है। सिर्फ 30-35 दिनों के दौरान ये दूसरा धमाका होता है, बल्कि तीसरा है। 2 एक ही बार हुए थे, लेकिन पिछले में कोई नुकसान नहीं हुआ था। ये तो एक तरफ की बात, लेकिन इसी जिले से लाइन ऑफ कंट्रोल भी लगती है। बाकी एरियाज के अंदर भी एलओसी की सूरत हाल क्या कुछ है, चूंकि इशफाक खबर यह है कि बहुत सारे एरियाज के अंदर अब सिक्योरिटी अलर्ट है। और इस बीच सरहद पार से जहां पर मुसलसल दरअंदाजी की कोशिशें होने की इतलात तमाम इदारों को, या जो सिक्योरिटी एजेंसी और खुफिया इदारे इस चीज को लेकर अलर्ट थे, लेकिन अब खबर यह है कि एलओसी के आसपास भी मजीद अलर्ट जारी कर दिया गया है, चूंकि लॉन्चिंग पैड्स पर इस वक्त दरअंदाजी करने की कोशिशें सरहद पार से जारी है। खुफिया जरायों से पता चला है कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बैठे चंद लोग नहीं, बल्कि अफगानिस्तान के अंदर से भी कुछ लोग या कुछ जंगजू अब एलओसी की तरफ रुख कर रहे हैं। कुछ ऐसी जानकारी, कुछ ऐसे शवाहिद हाथ लगे हैं और खुफिया जरायों को यह पता चला है कि अफगानिस्तान की जो इंतहा पसंद है वो सरहद को अबूर करने की कोशिशों में मसरूफ है और लॉन्चिंग पैड्स का सहारा लेकर वो इस हिस्से में दाखिल हो सकते हैं, जिनको रोकने के लिए अब पाकिस्तानी फौज से भी चूंकि सीज फायर चल रहा है, तो वो भी इस आड़ में ऐसी इतलात है कि हो सकता है इन सरगर्मियों को फरोग देने के लिए कोशिश करें। लेकिन सरहद के इस पार फौज हो, BSF हो और बाकी इदारे इस वक्त काफी एक साथ कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। दिफाई और अस्करी जरायों के मुताबिक 60 से 80 मिलिटेंट इस वक्त जो है वो लॉन्चिंग पैड्स पर देखे गए हैं और इनमें से अक्सरियत का ताल्लुक जो है वो अफगान वाली है। उन्हें अफगान मुहाजिरीन जिन्हें आप कह रहे हैं, या अफगान मुजाहिदीन जो थे अपने ज़माने में, उनकी वहाँ पर तैनाती हुई है इन लॉन्चिंग पैड्स के पास। तो इनकी दरअंदाजी के लिए कोशिशें की जा सकती है। इस तरीके की खुफिया इतलात जो है वो दिफाई और अस्करी जरायों की तरफ से सामने रखी गई है। और यूं ही जब ये सामने आया है तो उसके बाद पहले से ही लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर और LC पर जो है वो सिक्योरिटी काफ़ी अलर्ट थी। लेकिन दिफाई जराया का मानना है कि चूंकि पाकिस्तान इस वक्त जो ग्रे लिस्ट के अंदर है और अगर इस तरीके की कोई भी कार्रवाई की गई और अफगानियों को जो अफगान इंतहा पसंद है उनको भारत की तरफ लाने की कोशिश की गई, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो खामोश नहीं बैठेगा, वो जरूर कार्रवाई कर सकता है। ये दिफाई और अस्करी जरायों के जो लोग हैं वो इस बात को मान रहे हैं। लेकिन जो जराया है वो लगातार ये कह रहे हैं कि जनाब इस जब LC पर हम बात करते हैं या LOC की बात करते हैं तो लगातार सरहद के उस पार यानी पाकिस्तान वाले साइड पर सरगर्मियां कुछ देखने को मिल रही थी, उसी तरीके की सरगर्मियां जो साल 2017, 18 और 19 के दौरान देखने को मिली थी और दोबारा इसी तरीके की सिचुएशन जो है वो इस वक्त बनी है। यह बात काबिल जिक्र है कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन भारत और पाकिस्तान ने हॉटलाइन पर जब बातचीत की थी 2021 के दौरान, फरवरी का महीना था, उसके बाद एक ज्वाइंट स्टेटमेंट सामने आया था जिसके बाद दोनों मुल्कों ने इस बात पर राजीनामा जाहिर किया था कि किसी भी तरीके से सीज फायर को नहीं तोड़ा जाएगा। और उसके बाद लगातार अमन जो था वो इस पर देखने को मिला था और कई जो दरअंदाजी की कोशिशें सीज फायर की आड़ में होती थी वो नहीं हो पा रही थी। लेकिन इस बार सरकार वहां पर है नहीं, फौज में भी तब्दीलियां हो रही हैं और शायद कुछ स्ट्रेटजिकल चेंज भी पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। उसकी वजह से ही ये जो अलर्ट सामने आया कि 60 से 80 मिलिटेंट जो है वो 2-3 लॉन्चिंग पैड्स पर देखे गए हैं जो सरहद के पास दिख रहे हैं। ये जराया से इतलात सामने आई है। वक्त हो गया जी छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स के लिए
जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में क्या कुछ फैसला हुआ है, उसके बाद आपको बताएंगे कि स्कूल तो जाते हैं हम, लेकिन वालिदैन जिसका रोना रो रहे थे, क्या सरकार ने उस बात को माना है या प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की दाल ही गली है? बताएंगे डिटेल में छोटे से ब्रेक के बाद।